नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। बंगाल में 4 सीटों पर टीएमसी आगे, उत्तराखंड हिमाचल की 5 सीटों पर कांग्रेस आगे, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा पर भाजपा आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सड़क, रेल, बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी की हिरासत में 18 जुलाई तक भेजा गया। वाल्मीकि निगम घोटाले में कल रात ईडी ने की थी गिरफ्तारी। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की स्थिति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर डेमोक्रेटिक सांसदों की तरफ से पुनर्निर्वाचन की दौड़ से हटने का बढ़ा दबाव। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में बने रहने की कही बात, कहा ट्रंप को चुनाव में देंगे मात। और खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 हरारे में आज 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। आज का मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाना चाहेगी टीम इंडिया। और विंबलडन के महिला एकल में फाइनल में इटली की जैस्मिन पाउलेनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल आगे चल रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ पर कांग्रेस आगे चल रही है। बात मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट की करें तो भाजपा के कमलेश प्रताप शाह आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा के जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु के विक्रविंडी सीट से डीएमके उम्मीदवार अनिल शिवा आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की 2 सीट बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल की 4 सीटें रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मुंबई में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करने वाले हैं और आईएनएस टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। खबर कर्नाटक से, जहां करोड़ों रुपए में वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। ईडी ने बी नागेंद्र को कल 13 घंटे से अधिक की समय
में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। नागेंद्र को आज विशेष अदालत के समक्ष पेश होना होगा, जहां से उन्हें ईडी में हिरासत में भेजा गया है। गौरतलब है कि ईडी ने इस केस में गुरुवार को कर्नाटक समेत 4 राज्यों में छापा मारा था। अब तक करीब 50 लाख रुपए नगद और कुछ दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। इस घोटाले में आरोप लगने के बाद नागेंद्र ने 6 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस केस का खुलासा तब हुआ जब लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 26 मई को आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखरन ने सुसाइड नोट में दावा किया कि निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए अनअधिकृत रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। सुसाइड नोट में निगम के निलंबित किए जा चुके प्रबंध निदेशक जेजी पद्मनाभ, लेखा अधिकारी परशुराम जी और दुर्गनवर और यूबीआई की मुख्य प्रबंध सुचिस्मिता रावल का नाम शामिल है। चंद्रशेखरन ने नोट में लिखा कि मंत्री ने धन हस्तांतरित करने का मौखिक आदेश दिया था। सहारनपुर जिले के सरसावा वायुसेना स्टेशन पर करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख मार्शल वीआर चौधरी ने सरसावा वायुसेना स्टेशन पर करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र की सेवा के लिए अपने जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरसावा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन भव्य एयर शो, जिसमें राफेल, सुखोई और जगुआर सहित आधुनिक लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई। केंद्र सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर त्रिपुरा और असम के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम के लिए 378 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित निवेश के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 563 किलोमीटर लंबी 78 सड़कों और 14 पुलों को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए प्रसाद के रूप में शबरी के बेर ले जा रहा हूं। अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए और वहां पर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जा रहे हैं भाई, भगवान राम के दर्शन करना है, कोई वो बहुत पुण्य का काम है, ये अवसर मिल रहा है। हम श्रद्धा लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली, छत्तीसगढ़ के लोग समृद्धशाली हों, खुशहाल हों। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये अवसर आया है। देखिए, हम सब तो भगवान रामलला के दर्शन को जा रहे हैं और रामलला से आशीर्वाद लेकर आएंगे। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये अवसर आया है, तो मन में बड़ा उत्साह है, उमंग है, उत्सुकता है रामलला के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का। और अब बात कर के मोर्चों से जुड़ी हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11 जुलाई 2024 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े जारी किए। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.07% से बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध संग्रह 4.80 लाख करोड़ रुपए था। इसमें से 2.1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स और 3.46 लाख करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर शामिल है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कॉर्पोरेट टैक्स से 10.4 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर से 11.56 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया।
खबर हरियाणा के सोनीपत से, जहां कल रात पुलिस ने 3 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। सोनीपत के खरखौदा में पुलिस एनकाउंटर में 3 बदमाशों को पुलिस ने मौत की नींद सुलाया है। 3 आरोपी हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटर्स माने जा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सोनीपत एसटीएफ और न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रोहतक बाईपास स्थित छिनौनी रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही एसटीएफ, सोनीपत और न्यू दिल्ली रेंज आरकेपुरम की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने बचाव में गोली चलाई। 3 बदमाश घायल हुए और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। ये आरोपी हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में अलग अलग घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। बदमाशों की पहचान हिसार गांव खारिया निवासी आशीष उर्फ लालू, हिसार के गांव खरड़ निवासी सन्नी खरड़ और सोनीपत के गोहाना के गांव रिढ़ाना निवासी विक्की के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीनों हिसार में व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने और शराब कारोबारी की मुरथल में हुई हत्याकांड के मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला गहराता जा रहा है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने भी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती दिखाई। न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढकर देश से बाहर निकालने का राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया। देखिए झारखंड के रांची से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में अवैध रूप से घुसने वाले बांग्लादेशियों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सांताल परगना के जिलों में बांग्लादेश की प्रतिबंध संगठन झारखंड की आदिवासी लड़कियों को शादी करके उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। इसे रोका जाना अनिवार्य है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार गहराता जा रहा है। भाजपा घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड हाई कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए राज्य सरकार को घेर रही है और राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार और प्रशासन के लचर रवैये की वजह से झारखंड में लगातार घुसपैठ बढ़ा है और संथाल परगना जैसे क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट आई है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढकर देश से बाहर निकालने का सख्त आदेश जारी किया है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के बढ़ते मामले और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरे के मद्देनजर कोर्ट ने ये सख्ती दिखाई है। मैंने कोर्ट के समक्ष अवैध मदरसों की सूची, बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी का प्रूफ सहित झारखंड सरकार के आंतरिक रिपोर्ट की कॉपी मैंने झारखंड न्यायालय को सौंपी है, जिसमें घुसपैठी बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि विदेशी घुसपैठ किसी राज्य का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है। विदेशी घुसपैठियों का भारत में प्रवेश हर हाल में रोकना होगा। उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। खंडपीठ ने संबंधित जिलों के डीसी को 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण इस आदिवासी जनजातीय बहुल प्रदेश में आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ गई है। इस तरह से संथाल परगना सहित कोल्हान और पूरे झारखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद को प्रश्रय दिया जा रहा है। उसकी एक बानगी हम लोगों ने गोपीनाथपुर में देखा और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई संथाल परगना में स्थितियां बदतर हो चुकी है। झूठ बोल करके फूट पैदा करना और शासन करना, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करने वाले लोग ये अब नकारने जा रही है झारखंड की जनता और एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रही है 2024 के विधानसभा के चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ को गहरी साजिश बताते हुए कहा है कि संथाल परगना जैसे क्षेत्र में लैंड जिहाद के जरिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया गया है।
तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के बढ़ते मामलों और आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जताई है। मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी किया है, न्यायालय पर हमारी आस्था है। जैसे आज ही हम कोर्ट से बरी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एनआरसी लागू जल्दी से जल्दी संथाल परगना में होगा। जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की जमीन, क्योंकि ये एसपीटी एक्ट है, आदिवासी की जमीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की जमीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी जमीन है। हमने जो आधार कार्ड में लोगों का नाम जोड़ते हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि भाई आप कैसे जोड़ते हैं? बोला कि नहीं, वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, इन लोगों के रिकमेंडेशन से। हम बोले वो रिकमेंडेशन सब रहेगा? बोला कि हाँ सब है नेट में। तो जितना इस बीच में हमने वर्क करके कोशिश किया है कि भाई इसको पहचाना जा सकता है कि नहीं, बोला कि बिल्कुल पहचाना जा सकता है। जानकार बताते हैं कि झारखंड के कई इलाकों में खास तौर पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत मिलती रही है। बीजेपी के आक्रामक तेवर को देखते हुए लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ, लैंड जिहाद और एनआरसी एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। इस पूरे मामले पे बीजेपी लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर है और बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां दरभंगा जिले के मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस के माध्यम से हमें पता चला कि वीडियो के बारे में हम तत्काल जो SDPO सदर अमित कुमार जी उनको जांच के लिए आदेश दिए। तो जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आए उसके ऊपर भी समझ कार्रवाई की। वीडियो में जो आया है उसमें तो जो विभिन्न जो झंडा पहना गया है उसकी सत्यता जांच करने की आवश्यकता है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हमने बोला है कि जांच करके उनको रिपोर्ट दीजिए और उसके बाद हम लोग समझ करेंगे। भारत ने फिलिस्तीनियों की मदद करने वाली संकटग्रस्त संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। ये वित्तीय संकट का सामना कर रही है, जबकि गाजा में इजराइल हमास संघर्ष के कारण इसकी मांग में बढ़ोतरी हुई। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रभारी R रविंद्र ने कहा कि भारत एजेंसी को $5 मिलियन का वार्षिक योगदान जारी रखेगा और आने वाले दिनों में आधी राशि जारी की जाएगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए। महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हर्ष की बात है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत हुई। जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीट गिराएंगे, उनके वोट भी हमारे ही उम्मीदवारों को मिले हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी।
महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसका असर शुक्रवार को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में सामने आया। विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस की एक उम्मीदवार ही जीत पाई है और इस पर कांग्रेस नेता आजीश्वान सिद्दीकी से बात की हमारे रिपोर्टर शिशिर शेलार ने। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस वक्त हालांकि महायुति जीत चुकी है 9 सीट, लेकिन कांग्रेस भी जीती है। थोड़ी खुशी है, थोड़ी गम है, लेकिन गम किस बात का है? जीशान सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो आप नाराज चल रहे थे, ये खबरें हमने सुनी, लेकिन फिर भी आप आए, आपने वोट किया। क्या इस वक्त चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, मेरा कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी का एक आमदार होने के नाते, एक सदस्य होने के नाते, कांग्रेस पार्टी के जो आदेश है, आदेश अनुसार मैंने वोट मेरा डाला। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है, जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई है, कि और भी कोई लोग जो है कांग्रेस में दुखी हो सकते हैं। मैं खुश हूँ कि स्वर्गीय सांसद डॉक्टर राजीव सातव जी की जो पत्नी है डॉक्टर प्रज्ञा सातव जी, आज वो चुनकर आई है। दुख इस बात का है कि बहुत सारा अन्याय मुझ पर भी हो रहा है, बहुत लोगों पर हो रहा है, और अगर वापस जैसे आपने कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि आपने पार्टी हाईकमान किसमें दोष, स्टेट लीडरशिप की बात कहेंगे या फिर सेंट्रल लीडरशिप की? आप किससे दुखी है? मैं सबसे दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अन्याय हो रहा है। मेरे पिताजी जब छोड़े थे तो एनसीपी गए थे, तो पहला तो वो ये चीज़ नहीं हुई थी कि आप एक फैमिली में अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी में है, मगर मुझको ही टारगेट किया गया, मुंबई यूथ कांग्रेस के पोस्ट से निकाला गया, तो दुख तो है। महाविकास आघाड़ी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है, स्थिति थोड़ी कठिन है, और इसीलिए आज की जो क्रॉस वोटिंग हुई है विधान परिषद चुनाव में, वो इसके स्पष्ट संदेश देती है। शीर्षलार, डीडी न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में महायुति को मिली सफलता पर खुशी जताई। पेश है गिरीश महाजन से डीडी न्यूज संवाददाता की खास बातचीत। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट हो चुका है, लिटमस टेस्ट विधान परिषद का, विधानसभा से पहले, और इसमें मजबूत जीत, बहुत बड़ी जीत हमारी है, महायुति की है। 12 उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े थे, उसमें से 11 चुन के आने वाले थे। एक उम्मीदवार के लिए बहुत टफ कंपटीशन यहाँ पे थी। सब बड़े नेता, एक तरफ से शरद पवार जी थे, एक तरफ से उद्धव जी भी यहाँ पर थे, कांग्रेस भी थी, सबने अपनी अपनी ताकत लगाई हुई थी। बहुत बातें कही जा रही थी, बहुत अफवाहें भी थी कि भाई शरद पवार की तरफ अजीतदादा के लोग निकल जाएंगे, वो वोटिंग अंदर से उधर डालेंगे। कई लोग कहते थे कि भाई शिंदेगढ़ जो है शिवसेना, वो उद्धव जी की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैजिक फिगर क्रॉस वोटिंग से आई है जब आप कह रहे हैं, क्या पीछे कारण है इसका जो आपके पास वो वोट आए हैं? नहीं, पता नहीं, लोगों को लगा शायद उम्मीदवार का प्रभाव होगा, पार्टी का प्रभाव होगा, उनको लगता होगा कि भाई इस पार्टी को वोट देना चाहिए, इन उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए, इसलिए उन्होंने हमको वोट दिया है। लेकिन बड़ी संख्या में अपोजिशन के वोट टूटे हैं, ये बात तो सही है। क्या महाआघाड़ी में कोई अलबेल नहीं है, उसमें बिगाड़ी है। जो आंकड़ों के गणित में बीजेपी और साथ ही साथ महायुति को एक अपर हैंड मिला है, जो टैली थी नंबर्स की, वो भी अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में दिखाई दी है, और मुखी मिली है महाविकास आघाड़ी को, क्योंकि जिस प्रकार से गणित बिठाना चाहिए था वो नहीं बिठा पाए। तो ये बड़ी बात अगर कह सकते हैं, शिकस्त महाविकास आघाड़ी की हो सकती है। शीर्षला, डीडी न्यूज, मुंबई। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र और उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 19 अमेरिकी कांग्रेस डेमोक्रेट्स ने 81 वर्षीय बाइडेन से अपने पुनर्निर्वाचन की बोली समाप्त करने का आह्वान किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐसे सांसदों की संख्या और बढ़ती जा रही है जो बाइडेन से गुजारिश कर रहे हैं कि दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना छोड़ दें और राष्ट्रपति पद की रेस से अपना नाम वापस लें। हालांकि बाइडेन ने जोर देकर कहा कि वो राष्ट्रपति की रेस में बने रहेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की तैयारी की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक के दौरान डॉक्टर मांडविया ने एथलीट्स के लिए समग्र समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय समूह की स्थापना की। समन्वय समूह प्रतियोगिता से पहले और उसके दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे का समाधान करेगा। डॉक्टर मांडविया ने एथलीट्स को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने पर महत्व दिया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि तैयारी और प्रतिस्पर्धा के इस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते समय एथलीट सर्वोत्तम शारीरिक और मानसिक स्थिति में हो। पेरिस ओलंपिक में 16 खेल विधाओं में 48 महिला एथलीट्स सहित कुल 118 एथलीट भाग लेंगे। पेरिस जाने वाले कुछ 118 एथलीट्स में से 26 खेलो इंडिया के एथलीट हैं और 72 एथलीटों ने पहली बार ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 मुकाबला आज हरारे में खेला जाना है और उस लिहाज से आज का जो ये मैच है वो बेहद अहम है क्योंकि भारत ने 5 मैचों की सीरीज में अब तक 2 मुकाबले जीते हैं। वहीं जिम्बाब्वे की अगर बात करें तो 1 मैच में जीत मिली। भारत आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में अजय बढ़त लेना चाहेगा। वहीं जिम्बाब्वे के लिए ये मुकाबला करो या मारो का है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला आज शाम इटली की जैस्मिन पाउलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा के बीच खेला जाना है। पाउलिनी ने जहां डोना वेकिच को हराकर फाइनल में जगह बनाई, वहीं क्रेजिकोवा ने एलिना राबिकाना को हराकर खिताबी मुकाबले के लिए प्रवेश किया। पाउलिनी विंबलडन के फाइनल में जगह बनाने वाली इटली की पहली खिलाड़ी हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।